नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा काशी का हो सकता है। 2014-2019 की तरह ही इस बार भी पीएम मोदी पहले काशी जा सकते हैं। पीएम मोदी 10 जून को वाराणसी आ सकते हैं। तीसरी बार जीत के बाद पीएम मोदी का यह वाराणसी दौरा होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद वो 10 जून को वाराणसी जा सकते हैं। बनारस के बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री को दिल्ली में जीत का सर्टिफिकेट भी दिया। शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र मोदी के पहले दौरे की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और काशी की जनता का आभार जताने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेक सकते हैं। 2014 में भी पीएम बनने के अगले ही दिन नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर नए सफर के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया था। नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर अधिकारियों की बैठक हुई। माना जा रहा है कि पीएम मोदी विशेष विमान से 10 जून को वाराणसी आएंगे। पीएम मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी अजय राय को 1.5 लाख वोटों से हराया है। और स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं किसानों की। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम ने किसानों को संबल के तौर पर मिलने वाली राशि में बड़ा इजाफा किया है। किसान संबल निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया गया है। किसानों के लिए भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान। किसान संबल निधि में 2,000 रुपए का इजाफा, 6 से बढ़ाकर 8,000 रुपए हुई किसान संबल निधि। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए सम्मान निधि को बढ़ा दिया है। जहां किसानों को पूर्व में मिल रही संबल राशि रुपए को बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया है। इसकी जानकारी खुद सीएमओ से साझा की गई है। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। तो जो भी है सरकार की तरफ से अच्छा है। किसी छोटे किसान को फायदा होता है तो उसको 12 महीने का खर्चा तो निकलता है। अगर सरकार चाहती है किसान का सम्मान करने का तो किसान को बीज चाहिए ओरिजिनल, खाद ओरिजिनल चाहिए, टाइम पे पानी चाहिए, अच्छे भाव चाहिए। तो किसान का सम्मान तो तभी होगा जब उसको उचित सम्मान मिलेगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा गया कि किसान को संबल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ऐसे ही किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने जो ये पैसा बढ़ाया है 6,000 से 8,000 रुपए, तो जो भी इसके लेने वाले हैं अधिकार में आते हैं तो उनको बहुत कुछ ज्यादा मिलेगी। और मैं तो साथ में यही कहूँगा कि भविष्य में भी किसानों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएं। बहुत अच्छी खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए किया है और हम तो यही कहेंगे तो आगे भी किसानों के लिए कुछ करें। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। राजस्थान में बजट पेश होने से पहले ही किसानों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है।
हालांकि सरकार के इस फैसले को राजनीति के जानकार पंचायत और निकाय चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भरतपुर राज परिवार में पुश्तैनी जायदाद को लेकर चल रहा वार पलटवार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को पूर्व मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह ने पत्नी दिव्या सिंह और अपने बेटे अनिरुद्ध के खिलाफ मारपीट और चोरी को लेकर मथुरा गेट थाने में केस दर्ज कराया है। पूर्व मंत्री ने पत्नी बेटे पर ही कराई एफआईआर। 10 किलो ज्वेलरी हुई गायब, ताकता रह गया लॉकर। भरतपुर के पूर्व राज परिवार की करोड़ों की प्रॉपर्टी का विवाद गहराता ही जा रहा। इसमें अपने ही अपनों के खिलाफ अब मोर्चा खोलने लगे। दोनों ओर से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के विवाद का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक जो एसडीएम ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कोर्ट में खड़े हैं। वैसे पूर्व राज परिवार में अपनों में दुश्मनी कोई नई बात नहीं। पहले राज के लिए बाप बेटे भाई भाई आपस में टकराए और कई साजिशें और षड्यंत्र रचे गए। इस बार एक पिता ने अपनी ही पत्नी और बेटे के खिलाफ भरतपुर के मथुरा गेट थाने में चोरी का केस दर्ज कराया। ये उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें एक बाप ने अपने ही खून पर चोरी का इल्जाम लगाया। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध के खिलाफ मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया है। मामले में सोने चांदी के जो जेवरात हैं उनके अलावा मारपीट जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिव्या और अनिरुद्ध ने भरतपुर रॉयल फैमिली रिलीजियस और सेरेमोनियल ट्रस्ट का 10 किलो सोना और करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात लॉकर से निकाल लिए। यह ज्वाइंट लॉकर नई दिल्ली वॉल्ट लिमिटेड D70 डिफेंस कॉलोनी में। विश्वेंद्र ने दावा किया है कि इसे उनकी बिना अनुमति के 16 बार खोला गया, जबकि ज्वाइंट लॉकर खोलने से पहले सहमति लेना जरूरी होता है। आपको बताते चले कि पिछले महीने विश्वेंद्र सिंह ने पत्नी और बेटे के खिलाफ भरतपुर के एसडीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा। उन्होंने लोगों से मिलने न देने, आर्थिक रूप से कमजोर करने, पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने, मारपीट समेत कई संगीन आरोप लगाए थे। इस एप्लीकेशन के जरिए विश्वेंद्र ने पत्नी बेटे से 5 लाख रुपए मासूक दिलाने की भी मांग की, जिस पर पलटवार करते हुए विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह ने विश्वेंद्र पर पूर्वजों की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया। दिव्या सिंह ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर मामले को हवा देने का भी आरोप लगाया, जिसे विश्वेंद्र ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में बात हनुमान बेनीवाल की करते हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने इसे अपने अपमान से जोड़कर देखा है। आरएलपी के संयोजक और नागौर के नव निर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्हें नहीं बुलाकर उनका अपमान किया गया। एक खास रिपोर्ट देखिए। कई बार क्या होता है कि बंदर के हाथ में उस तरह आ जाता है तो अपना कोई काटता है। कांग्रेस के अंदर कई नेता ऐसे जो अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझने लगे। हैसियत नहीं उनकी, कोई हैसियत नहीं। देखा मेरा हैसियत में आदमी जब मानता है खुद की पार्टी है, खुद अलग अपने दल बल अपनी ताकत के साथ। जो लोग हनुमान बेनीवाल को जानते हैं उन्हें उनकी भाषा हैरान नहीं करती, क्योंकि सीधी और सपाट बात कहना ही बेनीवाल की पहचान रही है। वैसे नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के आक्रोश की ठोस वजह है उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाया गया। इंडिया गठबंधन की जो भी अगली बैठक होगी, अगर मुझे उसमें आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, और आमंत्रित नहीं करेंगे तो नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मैं लड़ूंगा वहां जाकर अंदर। बेनीवाल का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने फोन पर चूक मानी, लेकिन इतने भर से बेनीवाल संतुष्ट नहीं है। इस तरह की चूक होगी तो बहुत बड़ी ब्लंडर चूक है, जहाँ एक एमपी की आवश्यकता है इसके अंदर, और हनुमान बेनीवाल जैसे व्यक्ति को भूल जाए और कांग्रेस ये फटा के चला खुशियां मनाएगा, हमने 11 ले, हमें 11 ले, फिर हमारा रोल नहीं है 11 लाने के अंदर।
फिर मैं क्यों बोलूं कि कांग्रेस की वजह जीतो। मैं कह रहा हूं ना कि 3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के मुझे मिले, इसलिए मैं जीता। लेकिन 20 लाख वोट जो आरएलपी के कांग्रेस को मिले। बेनीवाल कहते हैं कि जिस जीत का श्रेय लेने के लिए कांग्रेसियों में होड़ मची है, वो जीत कांग्रेस को आरएलपी की वजह से नसीब हुई। बेनीवाल ने कहा कि उनकी वजह से कांग्रेस को 20 लाख वोट मिले। हमें 3 लाख वोट मिले कांग्रेस पार्टी के और 20 लाख वोट आरएलपी के मिले कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस खाता खोल पाई राजस्थान के अंदर। बेनीवाल के मन में कांग्रेस के प्रति गहरी नाराजगी है, लेकिन वो एनडीए में जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग में भी मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा। जिस तरह मैं 1-2 साल तक एनडीए और इंडिया दोनों में नहीं था, फिर भी तीसरी ताकत के रूप में था। देश में ऐसे कई और दल है जो दोनों में नहीं है, फिर भी लड़ रहे हैं। मैं दिल्ली की सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। मेरा पहला मुद्दा अग्निवीर को खत्म किया जाए। आपको बताते चलें कि 2019 में बेनीवाल की आरएलपी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से बाहर हो गई। इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बेनीवाल ने नागौर से बीजेपी की ज्योति मिर्धा को हराया। बहरहाल बेनीवाल भले ही एनडीए में नहीं जाने का भरोसा दे रहे हों, लेकिन सियासत का एक सच ये भी है कि यहाँ जो नहीं कहा जाता, अहमियत उसकी भी बरकरार रहती है। सियासत में संभावनाओं की मौत नहीं होती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। देश की सेना को आज 355 जाबाज ऑफिसर मिल गए हैं। देहरादून की भारतीय सेना अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड हुई। इस दौरान विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट्स भी पास आउट होकर अपने देश की आर्मी में अफसर बनेंगे। जोश है, जुनून है, देश के लिए समर्पण और रक्षा का प्रण है। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए में आज जब देश के शूरवीरों ने कदम ताल किया तो दर्शक दीर्घा में बैठे उनके माता पिता के लिए ये गर्व से भर देने वाला क्षण था, क्योंकि आज उनके बेटे ने देश सेवा का प्रण लेते हुए सेना में अफसर बनने की ओर कदम रख दिया। अपने आप में एक इतिहास को समेटे देहरादून की भारतीय सैन्य एकेडमी से 355 युवा पास आउट होकर भारतीय सेना में अफसर बन गए। परेड की सलामी उत्तरी कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने ली। इस मौके पर सेना के हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा भी की गई। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स का हौसला देखते ही बन रहा था। कैडेट चैडवुड ड्रिल स्क्वायर पर कदम ताल करते आए तो उनके परिजनों ने उनकी हौसला अफजाई की। आईएमए से पास आउट होने वाले कुल 394 कैडेटों में 39 विदेशी मित्र राष्ट्रों के कैडेट भी हैं। 355 भारतीय अफसर सेना की अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। इसने बहुत मेहनत की है और ये अभी अच्छी तरह देश की सेवा करेगा। इसके दादाजी भी फौज में थे, राजपूत रेजिमेंट में, और इसके ताऊजी भी 2nd राजरिक में ऑनरी कप्तान से रिटायर हुए। और आप भी आर्मी में? मैं भी आर्मी में था, अभी रिटायर। बेटा ऊपर आ गया? बेटा बहुत खुशी का अवसर है। मेरा बचपन से यही सपना था, क्योंकि पिताजी को मैंने बचपन से फौज में देखा, तो वो जो चाल डाल था, वो जो लाइफस्टाइल था, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था और मैं भी इसी में अब जाने वाला हूँ। सर मुझे 11 GR मिला है। तो इससे पहले मैं लद्दाख स्काउट में सर्व करता था। मेरा 4 साल मैंने सर्व किया लद्दाख स्काउट में। इसके बाद मैंने एसएससी के थ्रू मैंने अपना एसएसबी क्लियर किया और अभी 4 साल रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद मुझे अभी 11 GR मिला है। मैंने फौज ही देखा है, तो मेरी फौज की डिसिप्लिन, रहने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब बहुत पसंद है। तो मैंने बचपन से ठान लिया था कि मुझे फौज में जाना है। तो मैंने सैनिक स्कूल से मेहनत करना शुरू किया, तो सैनिक स्कूल निकला नहीं। बाद में मैंने एनडीए भी दिया था। आईएमए साल 1932 में अस्तित्व में आया था, जो भारत और मित्र देशों को अब तक 65,000 से ज्यादा सैन्य अफसर दे चुका है। यहाँ कैडेट्स को ट्रेनिंग के साथ तमाम प्रकार के स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटी, आर्म्स ट्रेनिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट में भाग लेने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तो आपने कई तरह के साधु संत और उनकी तपस्या देखी होगी, लेकिन राजस्थान में
भीषण गर्मी और 45 डिग्री तापमान में अग्नि तप कर रहे साधुओं की साधना आपको चौंका देगी। अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगलों में एक साधु अग्नि तप कर रहे हैं। उनके चारों तरफ पंच अग्नि धुनी रमा रहे हैं। इसके पीछे इनकी मंशा है कि तेज बारिश से जंगल हरा भरा हो जाए, जिसके लिए महाराज सोमनाथ जी की अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। महाराज सोमनाथ जी ये तपस्या कर रहे हैं। करीब 3 साल से ये बहुत तपस्या बाबा करते हैं। अग्नि में बैठ करके, प्रचंड तेज धूप में बैठ करके महाराज, और दोपहर में 12 बजे से बैठ करके 3 बजे, करीब 3 साढ़े 3 बजे तक बैठते हैं और बाबा इस अग्नि के बीच में अग्नि तपस्या कर रहे हैं, पंचधूनी तप रहे हैं। रोज एक उपड़ा बढ़ाते हुए बाबा है जो यहाँ पे कर रहे हैं। बाबा ने करीब 13 मई से ये तपस्या शुरू की है और करीब 22 तारीख को ये समापन होगी। जिले में सरिस्का अभ्यारण्य के पास लोक देवता बाबा भृतहरि मंदिर के पास श्री 1008 श्री बाबा संतोषनाथ जी के आश्रम पर महाराज सोमनाथ जी के द्वारा भीषण गर्मी में पंचधुनी अग्नि तपस्या की जा रही है। अग्नि देवता और महाराज सोमनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से भक्त लोग पहुंच रहे हैं। महाराज जी की कामना है कि जल्द ही बारिश हो ताकि भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिले। बाबा की मनोकामना पूरी होने पर भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। भोपाल पुलिस ने ठग को गिरफ्तार किया है। लड़की की आवाज निकालकर यह युवाओं को ठग रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। वो आपको बहलाएगा, वो आपको फंसाएगा, वो आपको धोखा देगा। ड्रीम गर्ल से सावधान। जी हां, तस्वीरों में दिख रहा ये व्यक्ति ऐसा ही करता है। साधारण सा दिखने वाला बेहद असाधारण काम करता है। उसका ये हुनर है आवाज बदलना, और ये आवाज बदलने में माहिर है। लड़कियों की तरह आवाज निकालने में माहिर है। ड्रीम गर्ल फिल्म की तर्ज पर ये लड़कों से फोन पर लड़की बनकर बात करता, फिर फोन पर अपनी बातों से लड़कों को फंसाता था। बाद में ये अपने शिकार से पैसे ऐंठता था। पैसे बनाने की तरकीब उसे फिल्म ड्रीम गर्ल देखने के बाद आई। आशु उर्फ छोटू ने सोशल मीडिया पर ड्रीम गर्ल के नाम से प्रोफाइल बनाया था। कई लोगों को आशु ने अपनी आवाज के जादू से शिकार बनाया, लेकिन अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया।